लाइव कीजिए जी। चलिए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। आ जाइए। पॉलिटी के अंतर्गत जो है आज आपको प्रारंभ होने वाला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, ये जो चैप्टर है बड़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपके बिहार दरोगा परीक्षा में इस चैप्टर से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता रहा है और जो एक प्रश्न पूछा जाता रहा है वो एक प्रश्न अनुच्छेद से संबंधित पूछा जाता रहा है। कभी अनुच्छेद 21 पूछता है, तो कभी अनुच्छेद 23, तो कभी अनुच्छेद 24, तो कभी अनुच्छेद 26 और कभी अनुच्छेद 29, तो कभी 30। यानी प्रावधान दे देता है और पूछता है कि फलना प्रावधान किस अनुच्छेद में है। जैसे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में है। जैसे दे देगा 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों की देखरेख संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो मूलतः अनुच्छेद दे करके आपसे पूछा जाता है प्रश्न। तो साउंड सही नहीं जा रहा है जी, देख रहा है, देखा नहीं है। अरे एक आध गो का मोबाइले गड़बड़ रहता है, समझे। वो कहेगा साउंड सही ना, ये नहीं कहेगा कि मेरा मोबाइल गड़बड़ है, हम अपना ठीक करवा लेते हैं। सही है, ठीक है, ओके है, सही है, सही है। एगो का कमेंट था सिर्फ, ठीक है, सही है, सब सही है बोल रहा। अब एगो गड़बड़ है तो हम क्या करें। मस्त है, झक्कास है, सही है, साउंड ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब उसका मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, वो अपना जाने। कमेंट हटाइए यहां से, साउंड उन चेक कर लिया करो यार, तुम लोग क्या करते रहते हो। बकरी चराने आया है का जी? है जो काम करने के लिए आया वही काम नहीं करता है। हटाओ यहां से कमेंट को। चलिए आ जाइए, तो हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित जो बेसिक सी बातें हैं, उस बेसिक सी बातों को सबसे पहले समझते हैं और फिर
अनुच्छेदों में क्या प्रावधान है उसको भी देखेंगे एक एक करके। सबसे पहली बात कि मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार है क्या? तो इसका जवाब यह है, मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिस अधिकार के बिना मानव का जीवन पशुतुल्य हो जाता है, जिस अधिकार के बिना मानव का सर्वांगीण विकास रुक सा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, आप बोल सकते हैं, यह आपका मौलिक अधिकार है। आप अपने धर्म को मान सकते हैं, यह आपका मौलिक अधिकार है। आप अपने मन मुताबिक व्यवसाय कर सकते हैं, यह आपका मौलिक अधिकार है। मान लिया जाए कि आपसे आपके बोलने के अधिकार को छीन लिया गया, आप बौका हो गए, बौका हो गए, आपको बौका बना दिया गया। आपसे आपके व्यवसाय करने के अधिकार को छीन लिया गया, यानी आप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, ऐसे भूखे प्यासे मरिए, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? थोड़ा सोच कर देखिए, थोड़ा सोच कर देखिए। तो अगर आपसे आपके बोलने के अधिकार छीन लिए जाए, आपके व्यवसाय करने के अधिकार छीन लिए जाए, छुआछूत का प्रचलन हो जाए, छुआछूत का प्रचलन हो जाए, कानून के समक्ष सब एक समान ना रहे, भारत के भीतर सरकारी नौकरी में विदेशियों को भी तरजीह दे दिया जाए, आप भी आइए फॉर्म भरिए, नौकरी कीजिए, थोड़ा सोच कर देखिए क्या होगा। अगर मौलिक अधिकार नहीं होगा तो हम लोगों का जीवन जीवन नहीं रह जाएगा, बल्कि मानव और पशु में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिस अधिकार की वजह से भारत के भीतर सभी मनुष्यों का सर्वांगीण विकास हो पाता है। अब बात अगर मौलिक अधिकार की जाए तो आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में और भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में है। और साथ ही साथ आप सभी लोग इस बात से भी अवगत हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये सब बेसिक बात है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सब कहां था? ये सब बिना कार्ड वाला सब है, ठीक है। और बारिश हो रहा था, ओ बारिश की वजह से आप लोग लेट से ओ आइए आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। लड़की सबका उपस्थिति कम है ना।
देखिए लड़की लोग से बात कीजिएगा ना, वो सब तो हमसे आती है मिलने के लिए, कभी कभी कहेगी क्या जानते हैं, हमको एक के बार में नौकरी चाहिए, वो इसी बार चाहिए, लेकिन क्लास नहीं आएगी। थोड़ा सा बारिश होगा तो बहाना। देखिए एक बात को दिमाग में बैठा लीजिए, जो छात्र या छात्रा बहाना बनाने में माहिर है, मतलब बारिश है क्लास नहीं जाएंगे, भीग जाएंगे क्लास नहीं जाएंगे, समझे, पेट दर्द कर रहा है क्लास नहीं जाएंगे, नाक दर्द कर रहा है क्लास नहीं जाएंगे, मुंह दर्द कर रहा है क्लास नहीं जाएंगे, बहानेबाज विद्यार्थी कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। और लड़की सब जो है बारिश में खूब जाएगी, भीगेंगी छत पे, लेकिन क्लास आने में उसका बहाना। तब तो कहेगी कि सबसे ज्यादा मजा बारिश के पानी में भीगने में आता है, समझे, तो बड़ी आफत है। आए हाँ, रील बनाएगी वो, रील मुंह चमका चमका करके, समझे, तो जीवन भर यही सब करते ये रह जाएगी। खैर लड़की लड़की है, गार्जियन बढ़िया लड़का शादी विवाह करिए देगा, क्या दिक्कत है। तो इसलिए लड़की के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। चलिए, अल्लाह ने मारेंगे हम। देखिए बैठ गए सब लोग, बैठिए जल्दी, अरे बैठिए जल्दी, है क्लासरूम में आकर के बैठिए। टूल वूल कहां ले जा रहे हैं, क्लासरूम में आके बैठिए। सबको नौकरी है, जब मेरे पास आएगी ना कोई, एक बार में हमको नौकरी दिलवा दीजिए। अच्छा दाल भात चोखा है। चलिए आगे आइए अब आप। तो ये सब तो बेसिक बात है। अब देखिए एक चीज आपसे पूछा जाता है, एक बात आपसे पूछा जाता है, आरपीएफ एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे में भी एसआई का पोस्ट आता है, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विश्व के किस देश के राजाओं ने, विश्व के किस देश के राजा ने सर्वप्रथम अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? इस बात को आप समझिएगा। जैसे आप इतिहास पढ़े हैं, तीनों दरोगा बैच में इतिहास हम पढ़ाए हैं। एगो में तो इतिहास खत्म होने वाला है, एगो में आधुनिक शुरू हुआ है, एगो में मध्यकालीन शुरू हुआ है, एगो में मध्यकालीन शुरू हुआ है। तो तीनों बैच में इतिहास जो है आप पढ़े। इतिहास में आप देखेंगे कि राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था, राजतंत्रात्मक शासन, राजाओं का शासन हुआ करता था। और भारत वर्ष के भीतर ही राजतंत्रात्मक शासन नहीं हुआ करता था प्रारंभिक वर्षों में, बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों में प्राचीन काल में, मध्यकाल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली ही देखने को मिला है। ब्रिटेन में भी आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। पहले ब्रिटेन में भी राजतंत्र ही हुआ करता था, राजाओं का ही शासन हुआ करता था। घटना है वर्ष 1215 ईस्वी, वर्ष 1215 ईस्वी। वर्ष 1215 ईस्वी में, वर्ष 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे किंग जॉन। ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे, ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे किंग जॉन। ब्रिटेन के सम्राट जो किंग जॉन हुआ करते थे, किंग जॉन के ऊपर सामंतों ने, सामंत मतलब राजा के अधीन जो अधिकारी थे,
राजा के अधीन जो अधिकारी थे, सामंत का मतलब ये, किंग जॉन के सामंतों ने किंग जॉन के ऊपर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया। किस बात का प्रेशर बनाया? आम जनता को अधिकार दिलवाने को लेकर प्रेशर बनाया। ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉन के ऊपर यह दबाव बनाया गया कि किंग जॉन ब्रिटेन के आम नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करे, ब्रिटेन के आम नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करे। सामंत का दबाव था और सामंत के दबाव में आकर ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के आम नागरिकों को अधिकार प्रदान करने को लेकर एक अधिकार पत्र जारी किया, और जो अधिकार पत्र जारी किया उसे अंग्रेजी में कहा जाता है मैग्ना कार्टा। अंग्रेजी में कहा जाता है मैग्ना अंग्रेजी में कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, और मैग्ना कार्टा का ही हिंदी होता है महाधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का ही हिंदी क्या होता है? महाधिकार पत्र। महाधिकार पत्र। और यहीं से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के कंसेप्ट का उद्भव हुआ है। यहीं से मूल अधिकार सब की चर्चा होना प्रारंभ हुआ है। यहीं से मूल अधिकार सब की चर्चा होनी प्रारंभ हुई है। और फिर जब भारत का संविधान सभा बना रहा था, तो उस दौरान संविधान सभा के सदस्यों ने आपसी सहमति से भारत के संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया। मूल अधिकार की कई सारी विशेषताएं हैं। कभी कताल जब प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट करने का मन होता है क्वेश्चन सेटर का, तो फिर इसके विशेषता से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है। मूल अधिकार के विशेषता से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है। तो मूल अधिकार की विशेषता से जो संबंधित प्रश्न है, क्या पूछा जा सकता है, उसके विषय में बात करेंगे। यहां पर मूल अधिकार की विशेषता को समझ लीजिए, बात खत्म है। तो मूल अधिकार चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको मूल अधिकार की विशेषता से अवगत करवा देते हैं। मूल अधिकार की विशेषता, मूल अधिकार की कई सारी विशेषताएं हैं। कई सारी विशेषताएं हैं। बैठने दीजिए हो, बैठने दीजिए। बेचारी एक तो बारिश में भीग के आई है। बैठने दीजिए। बकलोल भी सब उधर खिसकिए ना, एकदम फर्स्ट डे में बैठेगी। पढ़ने में एकदम नीचे से टॉप करेगी, बैठेगी फर्स्ट में। टेस्ट उस्ट होता है तो सब लड़की नीचे से टॉप रहती है, ऊपर से क्यों टॉपर मिलती है? सब खाली मोबाइल चलाएगी, इधर उधर करेगी। चलिए आगे आइएगा। है शांत होइए। विशेषता, मूल अधिकार की पहली विशेषता यह है, मूल अधिकार की पहली विशेषता यह है कि
यह वाद योग्य होता है, यह वाद योग्य होता है। यह वाद योग्य होता है। यह वाद योग्य होता है, इसका क्या मतलब है? यह वाद योग्य होता है, इसका मतलब यह है कि मूल अधिकार को न्यायालय के आदेश से लागू किया जा सकता है और मूल अधिकार की गारंटी और सुरक्षा हमें न्यायालय ही प्रदान करता है। न्यायालय स्पष्ट तौर पर यह घोषणा करता है कि हम देश के नागरिकों के मूल अधिकार की सुरक्षा का गारंटी लेते हैं। न्यायालय यह घोषणा करता है और इसलिए अगर मान लिया जाए आपसे आपका बोलने का अधिकार छीन लिया जाता है, तो फिर आप उसके खिलाफ सीधे न्यायालय जा सकते हैं और अगर आप न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय आपके बोलने के अधिकार को बहाल करवाता है। न्यायालय आपके बोलने के अधिकार को बहाल करवाता है, अर्थात न्यायालय आपके मूल अधिकार को लागू करवाता है। और न्यायालय आपके मूल अधिकार को लागू करवाता है या लागू करवा सकता है, यह अधिकार न्यायालय को है और मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं। इसी संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि मूल अधिकार वाद योग्य है। देखिए, पॉलिटी में वाद योग्य शब्द आए, पॉलिटी में वाद योग्य शब्द आए तो उसका मतलब समझना है कि उसे न्यायालय के आदेश से लागू करवाया जा सकता। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वैसे कोई भी प्रावधान जो न्यायालय के आदेश से लागू करवाया जा सकता है, मतलब वह वाद योग्य है। और जिसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं करवाया जा सकता है, मतलब वह वाद योग्य नहीं है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, मतलब उसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं करवाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, मतलब उसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं करवाया जा सकता है। ये तीनों बात परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन से प्रावधान वाद योग्य है और कौन से प्रावधान वाद योग्य नहीं है। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? आए हाँ या ना? क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? क्या आप यही समझ रहे हैं कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में हम न्यायपालिका जाएंगे और न्यायपालिका उसे लागू करवाएगा? क्या आप यही समझ पा रहे हैं? अगर आप यही समझ पा रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं। अब आगे
क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एक क्वेश्चन आपको यह मिलेगा कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा और गारंटी कौन देता है? तो मौलिक अधिकार की सुरक्षा और गारंटी न्यायपालिका देता है। न्यायपालिका देता है। कौन देता है? मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? दूसरी विशेषता ये है। इसके बाद मौलिक अधिकार की तीसरी विशेषता यह है कि यह अस्थाई नहीं है। मौलिक अधिकार की अगली विशेषता यह है कि यह अस्थाई नहीं है। मतलब अभी अस्थाई नहीं है, मतलब जैसे आप अस्थाई नहीं है, आप अस्थाई नहीं है, आप अस्थाई नहीं है, ये बात कैसे कह सकते हैं? आप अस्थाई अभी नहीं है, यह बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मान लिया जाए अभी आप पटना में रह रहे हैं, पापा पैसा दे रहे हैं, लेकिन कल के डेट में पता चला कि आप पटना में पढ़िए नहीं रहे हैं, आप तो पटना में सट्टाबाजी कर रहे हैं, पैसा देना बंद कर देंगे, आपको घर जाना पड़ेगा बोरा बिस्तर समेट करके, फिर घर जाइएगा, कुछ दिन घर में रहिएगा, घरों में बदमाशी कीजिएगा, भेज देंगे दिल्ली पंजाब कमाने के लिए। मतलब आप पटना में, कुछ देर के बाद घर, कुछ देर के बाद दिल्ली पंजाब। मतलब आप अस्थाई हैं ना, समझे? या फिर मान लिया जाए कि आप अस्थाई ना है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अभी आप यहां हैं, थोड़ा देर के बाद रूम पे रहिएगा, थोड़ा देर के बाद एनआईटी घाट में। तो अस्थाई नहीं है, मतलब इस बात को समझिएगा। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो मूल अधिकार है वो तो है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसमें से कुछ प्रावधान को हटाया जा सकता है, कुछ प्रावधान को जोड़ा जा सकता है, हर कुछ किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक बार फिर से समझा रहे हैं, अब दूसरा तरीका से समझा रहे हैं। मूल अधिकार अस्थाई नहीं है। मूल अधिकार अस्थाई नहीं है, यह बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मूल अधिकार में किसी नए प्रावधान को भारत की संसद जोड़ सकती है और किसी पुराने प्रावधान को भारत की संसद हटा सकती है। यानी यहां से एक बात और क्लियर हो रहा है, यह क्लियर हो रहा है कि मूल अधिकार में संशोधन संसद कर सकती है। मूल अधिकार में संशोधन कौन कर सकती है? संसद। आपसे पूछा जाता है कि मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसे है? तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि मूल अधिकार में जो संशोधन करने का अधिकार है वह है आपको भारत की संसद को। भारत की संसद को, भारत की संसद किसी प्रावधान को हटा भी सकती है संविधान संशोधन के तहत और किसी प्रावधान को जोड़ भी सकती है। तो आप स्वयं थोड़ा सोचिए कि भारत की संसद मूल अधिकार में किसी प्रावधान को जोड़ भी सकती है और हटा भी सकती है। तो किसी प्रावधान को जोड़ा जा रहा है और किसी को हटाया जा रहा है, तो क्या आप इसको अस्थाई मान सकते हैं? नहीं ना मान सकते, नहीं मान सकते। तो अब यह बात आपको समझ में आ रहा है कि ये अस्थाई है या अस्थाई है? हाय, ये अस्थाई
नहीं है, मतलब ये अस्थाई है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये अस्थाई नहीं कह सकते हैं। और देखिए हुआ भी है। क्या हुआ है? आपको एक 44वां संविधान संशोधन हुआ है, एक 86वां संविधान संशोधन हुआ है। एक संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है और एक संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकार के एक प्रावधान को हटाया गया है। मूल अधिकार के एक प्रावधान को हटाया गया है, हटाया गया है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक प्रावधान को जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। तो एगो हटाया जा रहा है, एगो जोड़ा जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है अस्थाई नहीं है, मतलब अस्थाई। अब यहां पर इस बात को समझिए, किसे जोड़ा गया है और किसे हटाया गया है। किसे जोड़ा गया है और किसे हटाया गया है, इस बात को समझा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिए कि भारत का जो मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब आप समझते होंगे, वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, उसी को मूल संविधान कहा गया है। भारत का मूल संविधान में 7 प्रकार का मौलिक अधिकार का वर्णन था। भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन था। और जो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन था, उसमें एक था समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। और फिर तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। फिर आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का चर्चा अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद अगला शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 29 और 30। फिर एक आपको संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार की चर्चा 31, अनुच्छेद 31। और फिर एक आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 32। यही 7 मूल अधिकार भारत के मूल संविधान में थे। और यही जो 7 मूल अधिकार भारत के मूल संविधान में थे, इन्हीं 7 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को
मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया है। यहां पर जो आप देख रहे हैं 44वां संविधान संशोधन 1978, इसी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, इसी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है। और जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है तो स्वाभाविक सी बात है, संपत्ति का अधिकार हट गया तो पहले 7 था 6 हो गया। तो मूल संविधान में 7 गो मूल अधिकार था और वर्तमान में क्या गो है। और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से जब हटा दिया गया तो अनुच्छेद 31 जिसमें संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी उसको समाप्त कर दिया गया और फिर संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया और अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति के अधिकार को शामिल करते हुए इसे कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। इसे जो है कानूनी या विधिक अधिकार, इसे कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तो मूल अधिकार को संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तो यहां पर आप यह भी जान लिए मूल संविधान में क्या गो मौलिक अधिकार था, वर्तमान में क्या गो है, और साथ ही साथ आप यह भी जान लिए किसे हटाया गया और उसे हटा करके कहां रखा गया और कैसा अधिकार का दर्जा दिया गया। सब चीज आप जान लिए। अब हम लोग यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एगो तो हटा दिया गया। अगर अस्थाई होता तो क्या इसे हटा पाना संभव होता? नहीं। और अगर अस्थाई होता तो क्या इसमें नए प्रावधान को जोड़ पाना संभव होता? नहीं होता। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया और 21 के क के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा 21 के क के तहत दिया गया। अगर यह अस्थाई होता तो इसमें किसी नए प्रावधान को जोड़ पाना संभव। आशा करते हैं यह बात आपको स्पष्ट हो पाया होगा कि मूल अधिकार अस्थाई नहीं है, मूल अधिकार अस्थाई नहीं है। अब देखिए यहां पर वाद योग्य है का मतलब आप समझ गए हैं, अस्थाई नहीं है इसका मतलब आप समझ गए हैं। अब इसके बाद मूल अधिकार की अगली विशेषता को जानेंगे, लेकिन मूल अधिकार की अगली विशेषता को जानेंगे परंतु उससे पहले इस बात को आप समझिए, और सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट आया है, इसको पहले देखिए कि ये जो यहां पर हम आपके लिए लिखे हैं कि मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। जो भारत का संविधान है, भारत के पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को है। भारत के पूरे संविधान में, भारत के संपूर्ण संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को है। भारत के संपूर्ण संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को है। और मूल अधिकार संविधान का पार्ट है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें भी संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को ही है, भारत की संसद को ही है। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो यह बात क्लियर था
कि जो भारत का संविधान है उसमें या उसके किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को है। तो मूल अधिकार में भी संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को ही था। लेकिन 1967 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के नाम से। 1967 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और 1967 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के नाम से आया। सुप्रीम कोर्ट का जो यह जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में क्या कहा गया इसको आप समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में यह कहा गया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में यह घोषणा किया गया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने संसद से मूल अधिकार में संशोधन करने के अधिकार छीन लिए। और जब संसद से मूल अधिकार में संशोधन करने के अधिकार सुप्रीम कोर्ट अर्थात न्यायपालिका ने छीन लिया, तो फिर न्यायपालिका को संसद ने चुनौती दिया। न्यायपालिका को संसद ने चुनौती दिया। किस आधार पर यह बात कह सकते हैं? न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट को संसद ने चुनौती दिया, यह बात इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि भारत की संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया। और जो 24वां संविधान संशोधन 1971 में भारत की संसद के द्वारा किया गया, इसमें भारत की संसद ने सुप्रीम कोर्ट के गोलखनाथवाद के निर्णय को पलटते हुए यह कहा कि संसद ही मौलिक अधिकार में या मूल अधिकार में, संसद ही मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। संसद ही मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो देखिए यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है, और दूसरे तरफ संसद संविधान संशोधन करके भारत के संविधान में ही इस प्रावधान को जोड़ दे रहा है कि मूल अधिकार में संशोधन तो संसद ही कर सकता है, क्योंकि मूल अधिकार भारतीय संविधान का भाग है और भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को है। मतलब संसद ने जो संविधान संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, एगो पूरब है एगो पश्चिम है। मतलब संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि मूल अधिकार में आखिरकार
संसद संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है? यह प्रॉब्लम दिमाग में जा रहा है? आए अब जब यह विवाद हो गया तो इस विवाद के होने के बाद विवाद का तो निपटारा भी होना चाहिए। सिर्फ विवाद से तो काम चलेगा नहीं, विवाद का निपटारा भी होना चाहिए। अब आखिरकार मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है किसे? इसको लेकर 24वां संविधान संशोधन 1971 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 जो यह कहता है संसद ही मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। और जब इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में अपना डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में अपना डिसीजन केशवानंद भारती वाद में दिया। केशवानंद भारती वाद 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उस जजमेंट ने भारतीय संविधान के दिशा और दशा को बदल कर रख दिया और बहुत सारी बातें उस जजमेंट से क्लियर हुआ है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से क्लियर हुआ है। क्या क्लियर हुआ है स्पष्ट करेंगे हम आपको आगे धीरे धीरे। लेकिन जो संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद था कि मौलिक अधिकार में संशोधन करेगा कौन, इसको लेकर जब इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में जो जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में 24वां संविधान संशोधन 1971 को जायज ठहराया। 24वां संविधान संशोधन 1971 को जायज ठहराया। 24वां संविधान संशोधन 1971 को जायज ठहराया मतलब 24वां संविधान संशोधन 1971 जो यह कहता है संसद ही मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कहा न, इस संविधान संशोधन जायज है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना कि मूल अधिकार में संशोधन संसद ही कर सकती है। मूल अधिकार में संशोधन संसद ही कर सकती है। साथ ही साथ अपने इस जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया, संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। और संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है और पूरे संविधान सहित मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है। अब यहां पर आपके दिमाग में एक बात आएगा, संविधान का मूल ढांचा क्या है?
देखिए, जैसे कोई बिल्डिंग खड़ा किया जाता है तो उसका पिलर, पिलर समझते हैं? जैसे ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग पिलर पर है, आप देख सकते हैं इतना सारा पिलर है। कुर्सी, कुर्सी समझते हैं? कुर्सी समझते हैं? बेस, बेस, हाँ बेस समझते हैं? जिस बिल्डिंग का बेस जितना मजबूत, वो बिल्डिंग उतना बेहतर, उतना ज्यादा समय तक चलेगा, उतना ज्यादा मंजिल ठोक सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपने इस जजमेंट के जरिए भारत के संविधान के पिलर के विषय में कहा, यानी भारत का संविधान जिस कंसेप्ट पे टिका हुआ है, अब इस बिल्डिंग से पिलर हटा लीजिए, बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाएगा। इस बिल्डिंग से पिलर हटा लीजिए या बेस हटा लीजिए, कुर्सी हटा लीजिए, बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाएगा। तो बिल्डिंग को बने रहने के लिए उसका पिलर, उसका बेस, उसका फाउंडेशन, उसका कुर्सी होना आवश्यक है। उसके बिना बिल्डिंग का कोई औचित्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, संविधान का जो बेस है, संविधान का बेस क्या है? संसदीय शासन प्रणाली संविधान का बेस है। विधि का शासन संविधान का बेस है। पंथ निरपेक्षता संविधान का बेस है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, और संविधान के मूल ढांचा को परिभाषित करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को ही है। संविधान के मूल ढांचा को परिभाषित करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को ही है। सुप्रीम कोर्ट ही यह तय कर सकता है कि कौन प्रावधान संविधान के मूल ढांचा में आता है और कौन प्रावधान संविधान के मूल ढांचा में नहीं आता है। यह भी तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकता। जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसको कोई नहीं डिगा सकता है। लोकसभा को कोई समाप्त नहीं कर सकता, राज्यसभा को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। ये सब समाप्त नहीं हो सकता है क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और इस जजमेंट के बाद से लेकर आज तक यही मान्यता बनी रही है कि संसद ही मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, दूसरा किसी को भी मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। बात स्पष्ट है? चलिए अब फिर से हम लोग आ जाते हैं कहां? तो फिर से आ जाते हैं मूल अधिकार की विशेषता पर। मूल अधिकार की विशेषता पर मूल अधिकार की अगली विशेषता यह है कि चला लीजिए मोबाइल, मोबाइले चलाने के लिए तो पैदे हुए हैं। मोछ वाला आप ही को कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? अरे आपने आप ही तो मोछ वाला है, उधर भी है एगो, समझे? आपको क्या लगता है? हमको पीछे तक नजर आता है, खैनी जो खाते हैं वो हमको नजर आता है। हाँ, भरम में मत रहिए, अभी आंख मेरा ठीक है। नहीं पढ़ने में मन लगता है, चले न जाइए, बारिश में भींगिए ना। अजीब हाल है। चलिए अब आगे समझिएगा। मूल अधिकार की अगली विशेषता यह है कि यह
असीमित नहीं है, यह असीमित, नोट में क्या है, असीमित है, नहीं नई शब्द को जोड़ना वो एरर है। यह असीमित नहीं है, यह असीमित नहीं है, नहीं शब्द को जोड़ लीजिए। यह असीमित नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, इसको समझा रहे हैं हम आपको। चलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस बात को। नहीं शब्द को जोड़ लिए सब लोग, नोट में जोड़ लिए ना, और ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी जोड़ लीजिएगा। इन्हें आप लोग के लिए अलग से बोले, ठीक है। चलिए, तो जो मूल अधिकार है यह असीमित नहीं है। असीमित नहीं है मतलब यह क्या है, सीमित है। क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। मूल अधिकार आपके लिमिटेड है। अरे मूल अधिकार आपके लिमिटेड है तब तो अनुच्छेद 12 से 35 में समाहित हो गया है। अगर अनलिमिटेड होता तो 12 से 35 में समाहित हो पाता, नहीं हो पाता। दूसरी बात, यह असीमित नहीं है मतलब यह सीमित है। इसका मतलब यह है कि आपको बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। आपको बोलने का अधिकार है तो क्या आप अनलिमिटेड होकर कुछ भी बोल सकते हैं? आए? आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आप दायरा में बोल सकते हैं। आप वैसा कोई बात नहीं बोल सकते हैं जिससे दंगा भड़क जाए। आप वैसा कोई नारा नहीं लगा सकते हैं जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर चोट करता हो। तो कहीं ना कहीं आपको बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन वो भी एक सीमित दायरा में, सीमित दायरा में, सीमित दायरा में आपको बोलने का अधिकार है। इसके बाद आपको व्यवसाय करने का अधिकार है, और व्यवसाय करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। तो क्या आप गांजा चरस बेचने लगिएगा? नहीं ना। तो इस एग्जाम्पल के तौर पर भी आप समझ सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकार क्या है, सीमित है। क्या है, सीमित है। और एग्जाम्पल दे, और एग्जाम्पल दे। तो मतलब यह असीमित नहीं है, मतलब यह क्या है, सीमित है। मूल अधिकार की तीसरी विशेषता यह हुई। फिर मूल अधिकार की अगली विशेषता यह है कि मूल अधिकार की गारंटी और सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट देता है, तो बता दिए। गारंटी और सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट देता है। ये बात तो आपको क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और मूल अधिकार लोगों को राज्य के खिलाफ प्राप्त होता है। मूल अधिकार लोगों को राज्य के खिलाफ प्राप्त होता है। राज्य, स्टेट। स्टेट का मतलब क्या, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। स्टेट का मतलब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश है, लेकिन उसके साथ साथ भारत सरकार भी अपने आप में एक स्टेट है। भारत की संसद भी एक स्टेट है। राज्य विधानमंडल भी एक स्टेट है।
स्टेट का मतलब सिर्फ बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश नहीं, स्टेट का काफी व्यापक अर्थ होता है। आगे अनुच्छेद 12 में स्टेट समझाएंगे, लेकिन यहां पर सीधा सा आप जानिए इस बात को। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त होता है, मतलब मूल अधिकार हमें भारत सरकार के खिलाफ प्राप्त है, मूल अधिकार हमें राज्य सरकार के खिलाफ प्राप्त है। अगर नीतीश कुमार जी कोई वैसा नीति लाते हैं जो बिहार के छात्र एवं छात्राओं के हक में नहीं है, उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। और देखिए, झारखंड के सीएम का कल का स्टेटमेंट है, झारखंड में किसी भी अन्य राज्य के लोगों को नौकरी करने नहीं देंगे। झारखंड के सीएम का स्टेटमेंट है। तो अब सरकार का है, सरकार जो करे अपना, ठीक है। नीतीश कुमार को बनना है पीएम। अब बिहार में 40 गो विधानसभा सीट नहीं जीतते हैं, समझे। अब बनना है पीएम, ख्वाब बड़ा है लेकिन जमीन खिसक गया है, तो ख्वाब कहां से पूरा होगा, ठीक है। खैर छोड़िए, वो राजनीतिक मुद्दा पे हटिए। सीधा समझने के लिए आप समझिए, अगर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार जी, अरे मुख्यमंत्री है महाराज, चलिए मान लिया जाए नीतीश कुमार तो इस बात को आप समझिए कि मौलिक अधिकार की जो अगली विशेषता है वह यह है कि मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के खिलाफ में प्राप्त होता है, राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होता है, राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करता है, मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करता है। यह सभी मौलिक अधिकार की विशेषता है। क्या हुआ? हाइट है इसी वजह से तो शांत रहे, शांत रहे। क्या हुआ? हाँ हाँ, है शांत रहिए, मारेंगे दोनों को, हम मारेंगे। बैठिए, आगे से कुछ नहीं बोलना है, सीधा सुनिए। नहीं सुनेंगे हम आपका बात, बैठिए आराम से। है लड़का, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप दाढ़ी वाला उठ के आइए, इधर आइए। बैठो उधर से, बैठिए बैठिए। अरे बैठिए नहीं है, खिसक खिसक, अरे खिसकिए ना, है शांत है। हल्ला काहे करूं? चलिए अब आगे समझिएगा, आगे समझिए। आगे मूल अधिकार की अगली विशेषता को आप समझिएगा। मूल अधिकार की अगली विशेषता क्या है? मूल अधिकार की अगली विशेषता यह है कि जब आपात लागू होता है तो मौलिक अधिकार हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं हमसे। मौलिक अधिकार की विशेषता यह भी है कि अगर मौलिक अधिकार लागू होता है, मौलिक अधिकार की अगली विशेषता यह है कि अगर आपात लागू होता है, इमरजेंसी लागू होता है, तो हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। यह भी मौलिक अधिकार की विशेषता है, यह भी मौलिक अधिकार की विशेषता है। तो इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं कि क्या है ये।
इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार है। हल्ला काय कर रहे हैं? पढ़ने के लिए आए, पढ़िए। नोटंगी काय बतिया रहे हैं? है जो बकिएगा, ठीक है, पूरा को खाली करवा देंगे। 5 से 7 बैच में याद है ना, कोना वाला सबको भगा दिए थे। अब वो कोना में विद्यार्थी बैठना नहीं चाहता है, भगा देंगे हम क्लासरूम से। ज्यादा बकिएगा तो, इसलिए शांति शांति से बैठिए। मौलिक अधिकार, अरे हे भगवान, एक बात बताइए, कितना समझाने वाला बात सब समझा रहे हैं। हाँ, अब फिर रटने वाला आ जाएगा, अपना खेलते रहिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में सामाजिक समानता, 16 में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का। तो रटते रहिएगा ना, ये सब समझने वाला चीज है, समझिएगा ना जी। अजीब हाल है आप लोग का। मौलिक अधिकार और आपात उपबंध में संबंध पहले ही बोल दिए थे कि समझने वाला सब चीज है, तब पर भी आप लोग में संबंध। देखिए आपात, आप सब लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत। आपात 3 प्रकार का होता है। आपात जो 3 प्रकार का होता है, उसमें एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है, और एक आपको वित्तीय आपात होता है। वित्तीय आपात होता है आपको राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन दोनों आपातों का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मौलिक अधिकार तब प्रभावित होते हैं जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है। राष्ट्रीय आपात के लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। और उसमें भी देखिए कुछ और कंडीशन है। जो कुछ और कंडीशन है उसको भी आप समझिएगा। राष्ट्रीय आपात की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय आपात 3 आधार पर लागू होता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, ये 3 आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू होता है। और जो ये 3 आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू होता है, इसमें से अगर राष्ट्रीय आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है, तब हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। तब हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है, तब ही हमारे मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू होता है, तो इसका भी मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका भी मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है, तो फिर इस स्थिति में अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, अपने आप लागू हो जाता है, स्वतः अपने आप लागू हो जाता है। अलग से कुछ करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस लाइन को दोहरा रहे हैं, फिर से सुनिएगा आप। अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लागू होता है, तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। और अनुच्छेद 358 के लागू होते ही, अनुच्छेद 358 के लागू होते ही भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 जो हमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता प्रदान यह करता है कि पहला, बोलने की आजादी, दूसरा, शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की आजादी, तीसरा, संगम, संघ या दल या राजनीतिक पार्टी बनाने की आजादी, चौथा, भारत के भीतर कहीं भी आने जाने की आजादी, पांचवा, कहीं भी जमीन खरीदकर बसने की आजादी, छठा, कोई भी व्यवसाय चलाकर अपना जीवन यापन करने की आजादी। ये 6 प्रकार का स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 352 जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। और जैसे ही अनुच्छेद 358 लागू होता है, वैसे ही अनुच्छेद 19 में जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, वह निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 में जो फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है, वह निलंबित हो जाता है। मतलब आप याद कीजिए, 1962 में भारत पर चीन आक्रमण कर दिया, अर्थात बाह्य आक्रमण हुआ। बाह्य आक्रमण हुआ, बाह्य आक्रमण के तहत 352 लागू हुआ, 358 लागू हो गया होगा। और 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 19 हमारे निलंबित हो गए होंगे। मतलब हमें जो बोलने का अधिकार है, हमें जो सभा करने का अधिकार है, हमें जो संघ बनाने का अधिकार है, हमें जो भारत में कहीं आने जाने का अधिकार है, हमें जो व्यवसाय करने का अधिकार है, हमें जो कहीं बसने का अधिकार है, ये सब हमारा खत्म हो गया होगा, हाँ या ना? खत्म हो गया, खत्म हो जाता है। अनुच्छेद 19 के अलावे अगर अनुच्छेद 19 के अलावे अगर किसी अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो, तो इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं, 359 के तहत करते हैं, 359 के तहत करते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 12 से लेकर 35 सभी मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, नहीं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मूल अधिकार है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मूल अधिकार है, इसको निलंबित नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आपात के दौरान भी ये दोनों मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। इन दोनों मूल अधिकार के अलावे अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपात के दौरान भी
ये दो मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होते हैं, ये दो के अलावे अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। ये दो के अलावे अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। और देखिए, चौवालीसवां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में ही, 44वां संविधान संशोधन 1978 में ही यह घोषणा किया गया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। मतलब राष्ट्रीय आपात के दौरान जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार है वो निलंबित नहीं होता है। यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया है। यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया है। बात कुछ समझ में आए? चलिए, तो अब जो है इतना याद कर लेते हैं। क्या विचार? इतना पहले याद कर लेते हैं और फिर यहां से जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए। विशेषता जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन जब भी टफ करेगा ना, तो हम आपको बता दे रहे हैं विशेषता से क्वेश्चन पूछेगा, और हम आपको यह बात बता दे रहे हैं मैक्सिमम विद्यार्थी विशेषता से संबंधित क्वेश्चन गलत करके आएगा, और आप भी गलत करके आइएगा तो फिर दिक्कत है, भारी दिक्कत। समझे? बढ़िया, इतना बढ़िया से बताए हैं, अगर फिर भी गलती करके आते हैं तो फिर भारी दिक्कत है। चलिए, और एक बात और जानिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है। यही कारण है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता। मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार पत्र। महाधिकार पत्र मतलब अधिकारों का एक बड़ा दस्तावेज, अधिकारों का एक बड़ा दस्तावेज। और भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकारों का एक बड़ा दस्तावेज है भारतीय संविधान का भाग 3। भारतीय संविधान का भाग क्लियर है? याद कर ले। चलिए, याद कीजिए, मुंह तोड़ देंगे हम। ठीक है, बहुत दिन से क्वेश्चन तीनों बैच में नहीं पूछे, तीनों बैच में फट्टा नहीं चलाए हैं। ठीक है, हाँ तो रुकिए ना, अब चलाएंगे ना। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो बदमाश ज्यादा हो गए, अब फट्टा उठाना पड़ेगा। ठीक है, उठाते हैं, चिंता मत कीजिए। मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग कौन अनुच्छेद से कौन? कहां से लिए गए? भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कह? भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा? भाग। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे पूछा जाएगा मैग्ना कार्टा क्या है? देखिए, इसका जवाब कैसे देना है समझिए। मैग्ना कार्टा क्या है? इसका जवाब देना है, मैग्ना कार्टा क्या है? इसका जवाब देना है, ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉन के द्वारा सामंतों के दबाव में आकर 1215 ईस्वी में नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। बात समझे? सर्वप्रथम किस देश के राजा ने वहां के नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया? कब? 1200। ब्रिटेन के किस राजा ने? उसे क्या कहा गया? क्या कहा गया? क्लियर है? चलिए,
एक बात बताइए, मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसे है? किसे है? मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार। अच्छा एक बात बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस जजमेंट में यह कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती? कब? एक बार फिर से इस बात को, संसद ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस जजमेंट में यह कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती? कब? किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि मूल अधिकार में संसद ही संशोधन कर सकती? 24वां संविधान संशोधन 1900। एक बार फिर से, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि संसद ही मूल अधिकार में संशोधन कर सकती? सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस जजमेंट में यह कहा कि मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद को ही है? क्लियर है? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस जजमेंट में संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस जजमेंट में संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया? क्या संविधान के मूल ढांचा में संसद संशोधन कर सकती है? नहीं ना। क्या संविधान के मूल ढांचा में संसद संशोधन कर सकती है? क्लियर है? चलिए आगे आइएगा, मूल अधिकार की विशेषता बताइए। ध्यान से जवाब दीजिएगा। मूल अधिकार की अगर बात करें तो हमें या भारत के नागरिकों को मूल अधिकार की गारंटी और सुरक्षा कौन प्रदान कर? कौन? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका या कौन? आए? क्लियर है ये बात? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि मूल अधिकार वाद योग्य है या अवाद योग्य? क्या है? मतलब आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय उसे बहाल करवा सकता, मतलब वाद योग्य। मूल अधिकार अस्थाई है या अस्थाई? है अस्थाई, अर्थात अस्थाई नहीं है। अस्थाई क्योंकि संसद इसमें किसी नए प्रावधान को जोड़ सकता है और किसी प्रावधान को हटा सकता है, इसलिए ये अस्थाई नहीं है। अच्छा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संसद ने किसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया? संपत्ति के अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किस अनुच्छेद को जोड़ा? 21 का और 21 के क के तहत किसे मूल अधिकार का दर्जा दी? किसे? अच्छा, मूल अधिकार असीमित नहीं है, सही है या गलत? मतलब मूल अधिकार क्या है? सीमित है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्या है? और मूल अधिकार व्यक्ति को किसके खिलाफ प्राप्त होता? मूल अधिकार व्यक्ति को किसके खिलाफ प्राप्त होता है? क्लियर है? ये सब मूल अधिकार की क्या है? अच्छा, मूल संविधान में कितना मूल अधिकार? कितना? वर्तमान में क्लियर है? चलिए, जो 7 मूल अधिकार था मूल संविधान में, उसमें पहला किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद? 14 से। दूसरा कहां से कहां? 19 से। तीसरा कहां से कहां? चौथा कहां से कहां? पांचवा कहां से कहां? अगला किस अनुच्छेद में? अगला कौन अनुच्छेद? अच्छा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1900।
संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाए? आए वर्तमान में क्या है वो मूल अधिकार। अच्छा, इसको हटाकर कौन अनुच्छेद में किसमें? आज के डेट में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार? कानूनी या क्लियर है? राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रपति शासन और मौलिक अधिकार लागू होने का राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं ना पड़ता है। कौन आपात के लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव आए? आगे आप बताइएगा, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो क्या मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा? हां या ना? हां ना? तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो मौलिक अधिकार प्रभावित होता है? हाँ या ना? और एक बात बताइए, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है तो कौन अनुच्छेद स्वतः लागू हो? 300 और 358 के लागू होते ही कौन मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते? कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 19 के अलावे अन्य किसी मौलिक अधिकार का निलंबन करना है तो इसकी घोषणा कौन करेंगे? कौन करेंगे? कौन अनुच्छेद के तहत? कौन अनुच्छेद के तहत? अच्छा, राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकते? 20 और राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकते हैं? 20 और अच्छा, राष्ट्रीय आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 जैसे मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकते हैं। यह प्रावधान केमा संविधान संशोधन के तहत किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1900। क्लियर है? इतना याद हो गया? एगो दूगो पॉइंट लिखिए तो एगो पॉइंट अंतिम में चले जाइए, एकदम अंतिम में, एकदम अंतिम में जाइए। मौलिक अधिकार जो चैप्टर है एकदम अंतिम में जाइए। दूगो पॉइंट लिखा हुआ है, 1 और 2 लिखा हुआ है, देखिए वहां पे सबसे अंतिम में देखिए ना, है ना? तीसरा पॉइंट उसमें ऐड कीजिए, तीसरा पॉइंट जोड़िए उसमें। 1-2 पॉइंट लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट आप उसमें ऐड कीजिए। हे लड़के, थोड़ा उधर खिसकिए ना, आपको बतियाने के लिए बोले, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। बतियाने लगा। लिखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। हे लड़की, यहां बोले हैं लिखने के लिए, दिमाग नहीं है जी तुमको, मारेंगे हम एक चट, मुंह लाल कर देंगे। हैं? पुराना नोट है। लिखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा किया कि
सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा किया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। 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 लेकिन संविधान के मूल ढांचा में संविधान के मूल ढांचा में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है। उसी में, इसी केस में, इसी मुकदमा या इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और निम्न प्रावधानों को उसमें शामिल किया। और निम्न प्रावधानों को उसमें शामिल किया। और निम्न प्रावधानों को उसमें शामिल किया। जैसे एक नंबर में, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। 2 नंबर में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। और जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कभी मोदी जी को फटकार लगा देता है, काहे? यही रूल ऑफ लॉ के कारण। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट मणिपुर मामले पर सरकार को फटकारा है सरकार को, यही रूल ऑफ लॉ के कारण, क्योंकि मूल ढांचा में आता है और इसमें हर कुछ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां तक बोला गया है कि आप कुछ कीजिएगा या हम करें। बड़ी तीखी टिप्पणी है, समझे? विधि का शासन होना चाहिए। और देखिए, राजनीति तो गंदा है ही, इसमें कोई शक ना है। जानते हैं, मणिपुर जो जल रहा है उसमें वहां के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा न्यूज सब देखे हैं, अब सच्चाई क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर न्यूज सब देखे हैं उस आधार पर हम आपको बोल रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री को अपना धर्म निभाना चाहिए। इन कंडीशनों में मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो,
सबको सब चीज से ऊपर उठकर मानवता का धर्म निभाना चाहिए। मानवता, समझ गए? किसी के साथ भी हो, जो घटना, जो वीडियो वायरल हुआ है, किसी के साथ भी हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है वो, समझ गए? आगे लिखिएगा, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। आगे संप्रभुता, संप्रभुता, और भी प्रावधान है, ठीक है, इत्यादि कीजिए। है संविधान की सर्वोच्चता, हाँ एक और जोड़ लीजिए, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। संसद की संप्रभुता, आगे संसद की संप्रभुता, संसद की संप्रभुता, ये सब है, ठीक है। जानते हैं हमको आप पे गुस्सा आ रहा है, आपको हम बोल रहे हैं, ठीक है, हल्ला मत कीजिए। आप लोग तो हल्ले करने लगते हैं, किसी को समझाने भी नहीं देते हैं। देखिए, जानते हैं सबसे पहले आप विद्यार्थी हैं ना, तो विद्यार्थी होने वाला लक्षण अपने में डेवलप कीजिए, तब आप दरोगा, सिपाही, डीएसपी बनिएगा। सबसे बड़ा चीज तो यह है कि आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का कोई लक्षण ही नहीं है आप में, समझे? तो विद्यार्थी का लक्षण अपने अंदर डेवलप कीजिए। अरे जिसको पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है वो पढ़ेगा क्या? खाक खाक पढ़ेगा वो। मतलब हम नया नोट पढ़ा रहे हैं, पुराना नोट लेकर के आप बैठे हुए हैं, ये कौन बात हुआ? चलिए एक जगह सुधार कीजिए, एक जगह नोट में गलती है, दीजिए नोट, सुधार कीजिए। आप जहां तक बताएं उसमें एक जगह गलती है, जो पेज नंबर बोलेंगे। अरे नया नया चीज क्यों दिया जाता है? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, समझे? आप लोग पता नहीं कब समझिएगा, जब जीवन खत्म हो जाएगा तब समझिएगा। चलिए पलटिएगा, इसमें पेज नंबर 26, नीचे में जो पेज नंबर लिखा हुआ पेज नंबर 26 नहीं है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीचे में देखिए, नीचे में लिखा हुआ है, और जिसमें ना है हम आपको बताते हैं। आप पलटिए, मौलिक अधिकार पलटे ना, तो मौलिक अधिकार पलटे, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। आप आ जाइए कहां पे? तो आप आ जाइए, देखिए इच्छा मृत्यु के विषय में दिया हुआ है, इच्छा मृत्यु के जस्ट आगे वाले पेज पे आ जाइए। इच्छा मृत्यु दिया हुआ है, इच्छा मृत्यु के जस्ट आगे वाले पेज पे आ जाइए। आ गए? इच्छा मृत्यु के जस्ट आगे वाले पेज पे आ जाइएगा तो सबसे ऊपर में अनुच्छेद 21 का क, उसके नीचे है 22, उसके नीचे है निवारक निरोध कानून, और निवारक निरोध कानून के नीचे है मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आपात। हाय, अब देखिए इसमें पढ़ रहे हैं, जहां पे गलती होगा वहां सुधार करवाएंगे। अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो हमारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय के जगह होगा राष्ट्रपति शासन। टाइपिंग मिस्टेक है, राष्ट्रीय के जगह होगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय के जगह होगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने से मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, बस वही राष्ट्रीय को राष्ट्रपति करना था, बाद बाकी सब सही है। एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लीजिए, इसी के नीचे,
इसी के नीचे ऐड कीजिए। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, उसी में एक पॉइंट नोट कीजिएगा नीचे से, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू होता है, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो हमारे मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, हमारे मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से जो है आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां से आगे चीजों को समझते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं और जॉन किंग वाला लिखा हुआ है, देख लीजिए। हाँ ठीक। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, अनुच्छेदों को समझते हैं। लेकिन अनुच्छेदों को समझने से पहले अच्छा ठीक है, पहले अब अनुच्छेद समझते हैं और अनुच्छेद के बाद जो है कुछ और समझाएंगे। ठीक है, कुछ और समझाएंगे। अनुच्छेद, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 की अगर आप बात करेंगे तो जो अनुच्छेद 12 है इसमें राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। राज्य क्या है इसको परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 12 में जो राज्य को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 12 में जो राज्य को परिभाषित किया गया है वह मौलिक अधिकार के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। वह मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। अब अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करते हुए यह कहता है कि राज्य के अंतर्गत भारत की संसद, भारत सरकार तथा भारत सरकार द्वारा है इधर है, इधर इधर है, इधर इधर आइए, इधर है, इधर आइए, इधर आइए, जल्दी आइए। है शांत रहिए आप लोग। नोट क्या हुआ? कहां कहां है? शांत रहिए। कहां? लाइब्रेरी में जा रहे हैं? का है यहां पर मच्छर काट रहा है? हैं? मारेंगे, हल्ला हो रहा है। कहां हल्ला हो रहा है? हैं? लाइब्रेरी में कैसे पढ़िएगा आप? हैं?
5 से 10 का एडमिशन लिए हुए हैं। और तो ऑनलाइन बैच है आपने? कॉन्सेंट्रेट है। पीछे मोहल्ला काहे करते हैं जी? है कि कहीं जा रहे हैं आप? समय हो गया है घूमने वाला ना। जय चलिए चलिए। है पीछे मोहल्ला काहे करते हैं आप लोग? है पीछे मोहल्ला काहे करते हैं? मार खा लीजिएगा एक रोज। आवाज बढ़ा दें बट अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है मौलिक अधिकार के संदर्भ में। और अनुच्छेद 12 यह कहता है संसद, भारत की संसद, भारत सरकार तथा भारत की संसद और भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था सब राज्य होगा, सब राज्य होगा। इसके बाद राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के बाद राज्य सरकार, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था वो भी राज्य होगा। इतना ही नहीं बल्कि पंचायती राज संस्था और नगर पालिका, नगर पालिका यह भी राज्य के अंतर्गत आता है। मतलब अगर आप मौलिक अधिकार को पढ़ रहे हैं, अगर आप मौलिक अधिकार को पढ़ रहे हैं और क्या हुआ आपको? आप कहां जाइएगा? जा रहे हैं? जाना है, जाइए ना। हाँ जाइए ना। मतलब अब पढ़ना ना है आप लोग, यही ना। चलिए इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में, जाइए। क्या क्या बोला? क्या पता किए थे? फुल है? कौन शिफ्ट में लेना है? पता किए थे तो क्या बोला? फुल है? दीजिए, पेज दीजिए तो। है आराम से, आराम से है, आराम से निकलिए, निकलिए ना। क्या हुआ? लड़ रहा है? कौन है जी? कौन लड़ रहा है?